नमस्कार। स्वागत है आज की इस चर्चा में, जहां हम इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त पन्ने को पलटने वाले हैं जो अक्सर किताबों में कहीं छिप कर रह जाता है। ये कहानी है थंजावुर के मराठा शासकों की और उनके उस बेहतरीन सांस्कृतिक योगदान की जिसने वहां की कला और साहित्य को एक नई जान दे दी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें सीधे चलते हैं और देखते हैं कि एक साम्राज्य ने इस कल्चरल रिनेसा यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आखिर कैसे अंजाम दिया। शुरुआत एक काफी दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक 17वीं शताब्दी के सैन्य आक्रमण और आधुनिक कर्नाटिक संगीत के जन्म के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? आमतौर पर देखा जाए तो युद्ध अपने साथ सिर्फ विनाश लाते हैं, है ना? पर यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टा मोड़ लेती है। इस सैन्य विजय ने विनाश के बजाय एक शानदार सांस्कृतिक क्रांति की नींव रखी। है ना हैरानी की बात? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, थंजावुर पर मराठा विजय। दूसरा, एक मिलीजुली संस्कृति का जन्म। तीसरा, नृत्य, संगीत और कला। चौथा, नवप्रवर्तक सरफोजी द्वितीय। और आखिरी, पत्थरों पर उकेरी गई इतिहास की धरोहर। तो बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, थंजावुर पर मराठा विजय। बात है 17वीं सदी के आखिर की। यहाँ जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 17वीं शताब्दी के आखिर में छत्रपति शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी ने थंजावुर पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब यहाँ से उस क्षेत्र में मराठा शासन की शुरुआत होती है। पर इस शासन की सबसे हैरानंगेज बात क्या थी? उन्होंने वहाँ कोई दबाव या रोक-टोक नहीं लगाई, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ नए विचारों का खुले दिल से स्वागत किया गया। एक ऐसी शुरुआत जिसकी उस वक्त शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक सिंक्रेटिक कल्चरल हब, यानी एक ऐसी जगह जहां विविधताओं का कमाल का संगम हुआ। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है कि थंजावुर उस दौर में एक बहुभाषी हब कैसे बन गया था। यहाँ मुख्य रूप से 3 संस्कृतियों का जबरदस्त मेल हो रहा था। एक तरफ थी तमिल, जो वहाँ की लोकल संस्कृति थी। दूसरी तरफ तेलुगु, जो उनसे पहले के शासकों की संस्कृति थी। और तीसरी थी मराठी, जो नए शासकों के साथ आई। इन तीनों ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक ऐसी अनूठी और रिच संस्कृति बनाई जो सच में बेमिसाल थी। तीसरा भाग, नृत्य, संगीत और कला का वो शानदार दौर जिसे हम स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। इस खूबसूरत पेंटिंग की तरफ ध्यान दीजिए। ये ट्रेडिशनल थंजावुर शैली की कला है। अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसमें गोल्ड फॉयल यानी सोने के पत्थर का बेहद बारीक काम दिखेगा। कितना आकर्षक है ना ये विशेष शैली इन्हीं मराठा शासकों के संरक्षण में फली फूली और अपने शिखर पर पहुंची। उस वक्त के शासक खुद कला प्रेमी थे और उन्होंने नए आविष्कारों और सौंदर्य को खूब बढ़ावा दिया। अब यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। भारत के सदियों पुराने शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम और इन मराठा शासकों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? दरअसल दक्षिण भारत की इस महान कला का महाराष्ट्र से आए इन योद्धाओं से जुड़ना सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका जवाब सुनकर हैरानी जरूर होगी। आधुनिक कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम के शुरुआती चरण दरअसल इन्हीं मराठा शासकों के आश्रय में विकसित हुए थे। उस मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी माहौल में इन कलाओं को इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला कि उन्होंने अपना वर्तमान स्वरूप लेना शुरू कर दिया। सोचिए, एक मिलिट्री स्टेट का ये कितना कमाल का और सृजनात्मक पहलू था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ। सरफोजी द्वितीय, एक महान नव प्रवर्तक। थंजावुर के मराठा शासकों में अगर किसी एक का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है सरफोजी द्वितीय। ये सच में एक पॉलीमैथ थे, यानी एक ऐसी शख्सियत जिसे अलग अलग विषयों का गहरा ज्ञान हो। वो भारतीय भाषाओं के साथ साथ यूरोपियन भाषाओं के भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने दरबार में सिर्फ कला को ही नहीं बल्कि विज्ञान को भी जगह दी और उन गुणी कलाकारों का हमेशा मार्गदर्शन किया। उनकी इस क्षमता का एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए। उन्होंने देवेंद्र कुरवंजी नाम का एक मराठी नाटक लिखा था और उस नाटक की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसमें उस समय तक ज्ञात पूरी दुनिया की भूगोल यानी ज्योग्राफी का काफी सटीक वर्णन किया गया था। एक राजा जो साहित्यकार भी हो और जिसे पूरे विश्व की ऐसी गहरी समझ हो, ये सच में उनकी प्रगतिशील सोच को दिखाता है। उनकी इसी फॉरवर्ड थिंकिंग का एक और लाजवाब किस्सा है। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना की थी। ये कोई आम चिकित्सालय नहीं था। यहाँ लोगों का मुफ्त इलाज तो होता ही था,
पर सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ भारतीय और वेस्टर्न यानी पश्चिमी चिकित्सा दोनों को मिलाकर ट्रीटमेंट दिया जाता था। उस दौर में ऐसे दोनों दिशाओं के ज्ञान का एक साथ इस्तेमाल करना एकदम क्रांतिकारी कदम था। एक और बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट, ये नंबर देखिए। पहला, सिरफोजी द्वितीय ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाई थी। भारत के इतिहास में किसी भी नेटिव या स्थानीय शासक द्वारा शुरू की गई यह पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। ये क्लियरली दर्शाता है कि वो सिर्फ कला तक सीमित नहीं थे, बल्कि टेक्नोलॉजी और नई खोजों के लिए भी एक रियल गेम चेंजर थे। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, पत्थरों पर इतिहास, एक ऐसी विरासत जो हमेशा के लिए अमर हो गई। यहाँ इस शानदार मंदिर की दीवारों पर नजर डालिए। सेरफुजी द्वितीय ने थंजावुर के महान बृहदीश्वरा मंदिर की दीवारों पर ठीक पत्थरों के ऊपर मराठी भाषा में शिलालेख बनवाए। इनमें पूरे भोंसले परिवार का इतिहास दर्ज है। एक ऐसी जगह जो पहले से ही धर्म और वास्तुकला का एक बड़ा प्रतीक थी, उसे उन्होंने अपने वंश की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एकदम सही समझा। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा शिलालेख नहीं है। ये पूरे भारत में अब तक का सबसे बड़ा एकल शिलालेख यानी सिंगल इंस्क्रिप्शन माना जाता है। इसे स्पेसिफिकली इसीलिए बनवाया गया था ताकि भविष्य में लोगों को इस पूरे एरा के बारे में पता चल सके। ये पत्थर आज भी उनके गौरव की गाथा सुनाते हैं और उस विशाल दृष्टिकोण का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बड़ा ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर थंजावुर पर एक सैन्य आक्रमण से ऐसी बेहतरीन और मिलीजुली संस्कृति, नृत्य और संगीत का जन्म हो सकता है, तो ऐसी और कितनी मॉडर्न धरोहरें होंगी जिनके पीछे इसी तरह के अनूठे मेल्टिंग पॉट वाले इतिहास छिपे होंगे। इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता, इसमें कई संस्कृतियों के रंग मिले होते हैं। ये चर्चा हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी कितनी ही प्यारी परंपराएं ऐसी ही छिपी हुई जड़ों से निकली होंगी। खैर, आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इसने आपको इतिहास के इस पन्ने को एक बिल्कुल नए और रोचक नजरिए से देखने का मौका दिया होगा।